नमस्कार, मेरा श्री स्वामी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़। आप सबका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम ये तृतीय वर्ष की पुस्तक विश्व के प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के तहत मैकियावेली के बारे में आगे विस्तार से और अध्ययन करेंगे। मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहते हैं या उनको पुनर्जागरण के दूत के रूप में क्यों मानते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। साथ ही हमने उनके मानव संबंधी विचारों का भी विश्लेषण किया है और आज उसी के संदर्भ में यदि उनके राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करें तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने जो मनुष्य का स्वभाव के संबंधी विचार दिए हैं और स्वभाव से मनुष्य को स्वार्थी, दुष्ट और दानवी प्रवृत्ति का बताया है, वो उनका मानव स्वभाव का विश्लेषण भी कहीं न कहीं उनके राजनीतिक विचारों से ही प्रभावित है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य जो है अपने समस्त कार्यों का संपादन स्वार्थ भावनाओं से प्रेरित होकर करता है, इसलिए वह धन तथा प्रभुत्व के संग्रह पर हमेशा ही बल देता है। और व्यक्ति के दो ही भाव हैं जो उसके व्यवहार को संचालित करते हैं, वो प्रेम और भय। या तो किसी के प्रेम के कारण व्यवहार करता है अथवा भय के कारण। लेकिन वो मैकियावेली का कहना है कि शासकों को प्रेम के स्थान पर भय का सहारा लेना चाहिए, और क्योंकि मनुष्य जो है भय से संचालित होने वाला प्राणी है, इसलिए दूसरे व्यक्तियों के अतिक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए राज्य की आवश्यकता को व्यक्ति महसूस करता है। हमने जैसे कि पहले पढ़ा कि व्यक्ति सिर्फ राज्य को इसलिए स्वीकार करना चाहता है ताकि उसकी संपत्ति की रक्षा हो सके, उसके जीवन की रक्षा हो सके। तो शासक को मैकियावेली के अनुसार हमेशा इस तरह से व्यवहार करना चाहिए ताकि व्यक्तियों को लगे कि वो उनके लिए अच्छा शासक है और उनकी संपत्ति या जीवन की रक्षा करने में वो सक्षम है। आगे हम पढ़ते हैं मैकियावेली के धर्म एवं नैतिकता संबंधी विचार। ये बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं मैकियावेली के, और आधुनिक राजनीति शास्त्र में सर्वप्रथम ऐसे विचारक जो है मैकियावेली ही हुए हैं जिन्होंने राजनीति को धर्म एवं नैतिकता से पृथक किया है। मैकियावेली उससे पहले हम देख चुके हैं और हम अच्छे से इसका बारे में विश्लेषण भी कर चुके हैं कि मध्य युग में जो है राजनीति जो धर्म के साथ पूरी रूप से जुड़ी हुई थी। चर्च था उसका प्रभुत्व था और चर्च राज्य के कार्यों को संचालन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। लेकिन मैकियावेली इसे सहमत नहीं थे और उन्होंने जो मध्ययुगीन धर्म का जो अत्यधिक अंधानुसरण था उनका उन्होंने विरोध किया और धर्म एवं नैतिकता से राजनीति को उन्होंने पृथक किया। उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी प्रिंस, और उस पुस्तक में प्रिंस में किसी में वो राजा को किसी भी नैतिक सीमाओं में नहीं बांधते हैं, ना राजाओं के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं करता है। नैतिकता के तहत राजा को नहीं बांधता है मैकियावेली, क्योंकि मैकियावेली के अनुसार राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए राजा को आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के नैतिक, अनैतिक, अच्छे, बुरे, वैध, अवैध साधन को अपनाना पड़ता है। अतः उनका मानना है कि राजा को चाहे वो साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से हो अपने राज्य के हितों की पूर्ति उसे करनी चाहिए। उससे नैतिक अनैतिक साधनों की शुद्धता या पवित्रता इनमें राजा को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर साधन जो राज्य के लिए अच्छा है, राज्य से राज्य की उन्नति संभव है, वो हर साधन पवित्र है। मैकियावेली का मानना है कि पवित्रता राज्य के लक्ष्य की या स्वार्थ की सीधी से सिद्ध होती है, न कि उसके दर्शन या उसके आदर्श से। आगे मैकियावेली के अनुसार राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए और साधन तो हमेशा ही आदरणीय माने जाएंगे, क्योंकि यदि राज्य सुरक्षित रहेगा तो उसको साधन अपने आप ही वो अच्छे माने जाएंगे। और मैकियावेली मानते हैं कि राजा को शेर के समान साहसी तथा लोमड़ी के समान चालाक दोनों राजा को होना चाहिए। इसी प्रकार राजनीति को वो कहते हैं कि राजनीति का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि नैतिकता है वो व्यक्ति का विषय है तथा व्यक्ति राज्य के अधीन है। इसलिए नैतिकता तथा सदाचार राज्य के अंतर्गत होते हैं और राज्य ही ऊपर है, और राज्य के हित के लिए नैतिकता तथा सदाचार सदाचार को राज्य के हित में प्रयोग करना चाहिए। और यदि नैतिकता एवं सदाचार के अलावा राज्य के हित की पूर्ति होती है तो उनको त्याग देना में ही मैकियावेली उचित मानते हैं, क्योंकि वो हमेशा राज्य को सर्वोपरि रखते हैं। आगे उन्होंने धर्म को, नैतिकता के अलावा मैकियावेली ने धर्म को भी राज्य के अधीन ही रखा है।
उसके ऊपर नहीं रखा, तथा उन्होंने सर्वप्रथम पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रखा तथा चर्च तथा राज्य के पूर्ण पृथक्करण का समर्थन किया। इसलिए मैकियावेली को एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राजनीतिक शास्त्री भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग रखा, चर्च से राज्य को उन्होंने बिल्कुल पृथक कर दिया। इस प्रकार मैकियावेली का जो दृष्टिकोण था वो पूर्ण रूप से यथार्थवादी था तथा उनका उद्देश्य इटली का एकीकरण करना था, और उस एकीकरण करना था ताकि उसकी जो खोया हुआ गौरव है वो उसको वापस मिल सके और वो एक पुनः शक्तिशाली राष्ट्र बन सके। तो मैकियावेली का एकमात्र प्रधान उद्देश्य सिर्फ इटली की प्रगति, इटली का उत्थान और इटली का जो राष्ट्रवाद था उसको वो ऊपर उठाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने नैतिक अनैतिक को सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करने का उन्होंने सहमति दी है, उसका समर्थन किया है। क्योंकि वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक दार्शनिक थे, वो आदर्श में नहीं पढ़ना चाहते थे, व्यवहारवादी थे वो, और उन्होंने यथार्थ के दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन्होंने धर्म तथा नैतिकता के संबंध में अपने विचार रखे हैं। आगे हम मैकियावेली के राज्य तथा शासन संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करें तो मैकियावेली ने इसके संदर्भ में जो अपने विचार दिए हैं वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विचार हैं, यथार्थवादी हैं। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में माना है कि मनुष्य की जो स्वार्थ की जो प्रवृत्ति है उसके कारण राज्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए तथा अपनी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य की स्थापना की है। ये कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि ये पूर्ण रूप से एक कृत्रिम संस्था है जिसकी स्थापना मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए और अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए और अपनी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसकी राज्य की स्थापना की है। इसलिए वो एक मनुष्य द्वारा निर्मित संस्था है, एक कृत्रिम संस्था राज्य को मानते हैं। राज्य की प्रकृति के बारे में वर्णन करते हुए मैकियावेली कहते हैं कि राज्य जो है वो शक्ति पर आधारित एक संस्था है तथा उनके अनुसार समाज के जो अन्य सभी संगठन हैं वो राज्य के अधीन तथा उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वो अपने आप को राज्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर दे, क्योंकि इसी के माध्यम से वो अपना सर्वोत्तम विकास कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैकियावेली राज्य को व्यक्ति के विकास का सर्वप्रथम आवश्यक साधन मानता है, क्योंकि राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है। इसलिए व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने आप को राज्य के प्रति समर्पित कर दे और उसी के माध्यम से वो अपने आप अपना जो है सर्वोत्तम विकास करें। उस राज्य के अंतर्गत रहकर ही वो अपना विकास कर सकता है। इसलिए राज्य एक शक्ति पर आधारित संस्था, एक सर्वोच्च संस्था है, और जिसके अधीन समस्त समाज और समस्त संगठन है वो उसके अधीन हैं। राज्य की मैकियावेली चूँकि इटली के वापस को शक्तिशाली राज्य बनाना चाहते थे और इटली का एकीकरण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये विचार दिया कि राज्य को विस्तार की आवश्यकता है। कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जो जैसे कि पारे की भांति, मैकियावेली ने मनुष्य के स्वभाव को पारे की भांति माना है। जो पारा है वो हमेशा जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वो निरंतर बढ़ता रहता है और बढ़ते रहना चाहता है। उसी प्रकार राज्य को आगे बढ़ते रहना चाहिए तथा जो उसका जो व्यक्ति है, जो राज्य आगे बढ़ने के जो सिद्धांत का पालन नहीं करेगा वह स्थिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और स्थिर भी नहीं रह पाएगा और वो पतन की तरफ चला जाएगा। इसलिए मैकियावेली के अनुसार रोमन साम्राज्य का प्रमुख कारण भी यही था कि वो स्थिर था, उसमें अपने विस्तार करने की प्रवृत्ति को छोड़ दिया था। रोमन साम्राज्य ने वो अपने जो सीमाओं का उन्होंने विस्तार नहीं किया और वो जिस स्थिति में थे उस स्थिति में बने रहे, उस स्थिर बने रहे। जबकि राज्य का उदाहरण के रूप में उन्होंने पारा माना है कि जिस तरह से पारा स्थिर रहने पर स्थिर नहीं रह सकता, उसके लिए आवश्यक है वो निरंतर ऊपर उठना चाहता है। उसी प्रकार राज्य को हमेशा अपने विस्तार को, अपने स्वरूप को, संगठन को अधिक बड़ा करने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि स्थिरता किसी भी राज्य के लिए उपयुक्त नहीं होती है। मैकियावेली ने जो शासन प्रणाली का वर्णन किया है उस शासन प्रणाली में वो अरस्तु से बहुत अधिक प्रभावित हैं और अरस्तु की भांति ही उन्होंने शासन के स्वरूप के दो भागों में बांटते हुए उसका विभाजन किया, उसका वर्णन उन्होंने किया है।
उन्होंने उसके दो रूप माने, एक तो शुद्ध रूप और एक विकृत रूप। ठीक, तो शुद्ध रूप में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने राजतंत्र को माना है। उनके अनुसार राजतंत्र शुद्ध रूप है, और राजतंत्र ये वो सीमित राजतंत्र है वो अच्छा है, लेकिन जब वही राजतंत्र निरंकुश हो जाता है पूर्णतया, जिस पर पूर्ण रूप से वो स्वेच्छाचारी हो जाता है शासन तंत्र, तो वह शासन का एक विकृत रूप हो जाता है। जिस तरह से अरस्तु ने भी राजतंत्र को, जो वैधानिक राजतंत्र है उसको उपयुक्त माना है, और निरंकुश तंत्र को उसका निकृष्ट रूप माना है राजतंत्र का, उसी प्रकार मैकियावेली भी शुद्ध रूप राजतंत्र को और उसका विकृत रूप निरंकुश तंत्र को मानता है। दूसरा, उन्होंने कुलीन तंत्र को अच्छा माना है, जबकि जो धनिक तंत्र है या जो एक गुट का शासन स्थापित हो जाता है, उसे उन्होंने शासन का एक विकृत रूप स्वीकार किया है मैकियावेली ने। तीसरा, जो शासन का वर्गीकरण किया है उसमें जो शासन शुद्ध रूप उन्होंने वेद प्रजातंत्र या गणतंत्र को रखा है, और लोकतंत्र को उन्होंने अरस्तु की भांति भीड़ तंत्र का है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक बहुमत का शासन होता है, और बहुमत को उन्होंने भीड़ के रूप में चित्रित किया है मैकियावेली ने। तो लोकतंत्र में गणतंत्र को शुद्ध रूप मानते हैं, और भीड़ तंत्र या लोकतंत्र को उसका विकृत रूप स्वीकार करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में मैकियावेली ने गणतंत्र को ही सामान्य या सर्वश्रेष्ठ माना है। सामान्य परिस्थिति, जबकि शासन अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित हो कर रहा है और समाज में निरंतर प्रगति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में गणतंत्र को मैकियावेली के अनुसार अच्छी व्यवस्था है। किंतु आगे उन्होंने अपनी जो उनका डिस्कोर्स उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने गणतंत्र का समर्थन भी किया है। किंतु इटली चूँकि उस समय मैकियावेली के समय पूर्ण रूप से अराजकता का माहौल उस समय था इटली में, तो उस अराजकता के माहौल को दूर करना चाहते थे मैकियावेली। तो इटली के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था राजतंत्र को माना है, और राजतंत्र में ही क्योंकि एक अच्छा शासन स्थापित किया जा सकता है जो जनता को भय के माध्यम से नियंत्रित कर सकता है, और शासन प्रणाली को, एक स्थिर शासन प्रणाली को स्थापित कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैकियावेली ने अपने शासन के संबंध में जो विचार दिए हैं वो महत्वपूर्ण विचार हैं उनके, और इसके माध्यम से उन्होंने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं द प्रिंस में, जब उनकी पुस्तक है द प्रिंस, उस पुस्तक में उन्होंने अपने विचार रखे हैं। धन्यवाद।